साथियों नमस्कार। एडवांस जीएस के इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे मैं प्रदीप कुमार आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर पाचन तंत्र को पढ़ रहे हैं। इसकी कुछ पहले की क्लास प्लेलिस्ट में अपलोड की जा चुकी है। जिन दोस्तों ने या फिर जिन मित्रों ने नहीं देखा है, प्लीज आप पहले प्लेलिस्ट में जाइए और उन सभी पार्ट को देख लीजिए, तब आपको यह बेहतर ढंग से समझ में आएगा। दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं बिजनौर के जन्मे एक बहुत ही महान कवि और गजलकार दुष्यंत कुमार जी की एक पंक्ति सुनाना चाहूंगा। दोस्तों, उन्होंने कहा है कि कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। दोस्तों, निश्चित रूप से पिछले कुछ समय से वैकेंसियों की संख्या घटी हुई है, लेकिन दोस्तों कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रही हैं। जैसे आपका यूपी पीसीएस हो गया, उसके बाद फिर एसएससी हो गया। ऐसे कई सारी संस्थाएं हैं जहां से वैकेंसियां बराबर आ रही हैं। लेकिन दोस्तों, होता क्या है कि जैसे एक वैकेंसी होता है तो उसमें फॉर्म भरने वाले लड़कों की संख्या करीब 1 लाख हो जाती है। फिर वही हो जाता है कि एक अनार 100 बीमार। तो दोस्तों, इसलिए हमको कुछ करने के लिए, हमको नौकरी पाने के लिए कठिन परिश्रम तो करना ही होगा। हमको आसमान में सुराख करने के लिए पत्थर को इस कदर उछालना होगा, हमको इस कदर से मेहनत करनी पड़ेगी कि हमको वो सफलता मिल जाए। दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, हमने आपको बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम में कि जब हम भोजन को खाते हैं तो वो बक्कल कैविटी से होता हुआ आपका ओसोफेगस के द्वारा स्टमक में जाता है। स्टमक के द्वारा इसमें लीवर से और पैंक्रियास से कुछ एंजाइम इसमें रिलीज किए जाते हैं। उसके बाद ये छोटी आंत से होते हुए भोजन जो है वो आपके बड़ी आंत में जाता है, जहां की पचे हुए भोजन में जो पानी होता है उसका इस बड़ी आंत के द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है। फिर ये भोजन जो है, फिर ये वेस्ट मटेरियल जो है वो आपके रेक्टम में एकत्रित हो जाता है। उसके बाद समय समय पे हम जो है मल को त्यागते रहते हैं। दोस्तों, यहाँ एक चीज और है। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति समय समय पे मल को नहीं त्याग करता है तो इसका ये जो रेक्टम वाला भाग होता है ये इस तरह से होता है दोस्तों, और यहां से जो है आपकी बड़ी आंत जो है आके मिली रहती है। तो यहीं पे आपका मल आके इकट्ठा हुआ रहता है। और होता क्या है, जब यहाँ ज्यादा देर तक मल इकट्ठा रहता है तो इसकी जो आंतरिक दीवारें हैं यहाँ पे जो है सड़न पैदा होने लगती है। और जब यहाँ सड़न पैदा होता है तो उसकी आंतरिक दीवारें जो है वो खराब होने लगती हैं और यहाँ से खून का रिसाव होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण कि जब भी कोई व्यक्ति मल त्याग करने जाता है तो उसके एनस से जो है वो खून निकलने लगता है, ब्लीडिंग होने लगती है। तो दोस्तों, इसी को कहा जाता है कि बवासीर नाम की बीमारी हो जाती है। बवासीर दोस्तों, ये बहुत खतरनाक बीमारी होती है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा हो जाता है तो उसको सुबह उठ के जो है गुनगुना पानी पीना चाहिए, जिससे कि जब हम सुबह उठ के गुनगुना पानी पियेंगे तो वो सीधा जो है आपके बड़ी आंत में आ जाता है और यहाँ से म्यूकस रिलीज होता है, म्यूकस, जो कि आपके मल को जो है वो चिपचिपा बना देता है, जिससे कि मल त्याग करने में आसानी होती है। और इसके अलावा दोस्तों, इसी बड़ी आंत के नीचे वाले भाग में, इस वाले भाग में अपेंडिक्स पाया जाता है। दोस्तों, अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग होता है। अवशेषी अंग दोस्तों, अवशेषी अंग वो होते हैं जो हमारे शरीर में रहते तो हैं, लेकिन वो शरीर के क्रिया में, शरीर के फिजिकल फंक्शन में वो भाग नहीं लेते हैं। जैसे कि हमारा ये अपेंडिक्स होता है, इसका हमारे शरीर में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका कोई काम नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, ये अपेंडिक्स जो है वो पशुओं में एक्टिव होता है। पशुओं में इसलिए एक्टिव होता है कि इसी अपेंडिक्स में जो है आपका सेलुलोज का पाचन होता है। दोस्तों, सेलुलोज जो है वो घास में पाया जाता है। घास और भूसा जो होता है या फिर धान का जो पैरा होता है, तो इन सब में जो है सेलुलोज पाया जाता है। और इस सेलुलोज का पाचन जो है इसी अपेंडिक्स के द्वारा होता है। इसलिए ये पशुओं में पाया जाता है, क्योंकि पशुओं का भोजन वही होता है। दोस्तों, हम लोग घास फूस नहीं खा सकते हैं क्योंकि हमारा अपेंडिक्स जो है वो इनएक्टिव स्टेज में रहता है। जब कभी जो है इस अपेंडिक्स में अगर कुछ जाके फंस जाता है तो फिर ये अपेंडिक्स धीरे धीरे इसका आकार बड़ा होने लगता है और हमारे पेट में भयंकर दर्द होने लगता है। तब जो है डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो डॉक्टर इसको काट के पूरी तरह से निकाल देता है। जब ये निकाल देता है तो हमारे शरीर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वैसे भी ये हमारा अपेंडिक्स जो है वो अवशेषी अंग होता है।
दोस्तों हमारे शरीर में करीब 100 से ज्यादा अवशेषी अंग पाए जाते हैं, 100 से ज्यादा पाए जाते हैं। दोस्तों जो ये हमारा कान है, ये भी हमारा एक अवशेषी अंग है, क्योंकि इसका जो है शरीर के फिजिकल फंक्शन में कोई काम नहीं होता है। ये केवल चश्मा के स्टैंड का काम करता है, जिसको चश्मा लग जाता है। दोस्तों ये हो गया जो है अपेंडिक्स का काम। दोस्तों ये जो हमारा बड़ी आंत होता है, उसके इस वाले भाग को, जहां से ये अपेंडिक्स लगा रहता है, उसको हम सीकम कहते हैं, सीकम। इसके अलावा दोस्तों जो हमारा ये बड़ी आंत का ये वाला भाग है, यहाँ वाला भाग, इस वाले भाग को हम कोलोन कहते हैं, असेंडिंग कोलोन इसको कहा जाता है, असेंडिंग कोलोन। ये आपके एग्जाम में एक बार पूछा गया है, इसको असेंडिंग कोलोन कहते हैं। और ये इस वाले भाग को कहा जाता है ट्रांसवर्स कोलोन, और इस वाले भाग को कहा जाता है दोस्तों डिसेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग। तो इसको कहा जाता है असेंडिंग कोलोन, इस वाले भाग को कहा जाता है ट्रांसफर, और इसको कहा जाता है असेंडिंग कोलोन। और ये जो छोटा सा भाग, इतना आधा वाला भाग है, इसको कहा जाता है सेगमाइड कोलोन, सेगमाइड कोलोन। तो दोस्तों ये हो गए आपके बड़ी आंत के 4 भागों में। बड़ी आंत हमारा डिवाइड होता है, जिसमें कि ये भाग आपका असेंडिंग कोलोन होता है, ये वाला भाग होता है आपका ट्रांसवर्स कोलोन, ये वाला भाग डिसेंडिंग कोलोन, और ये वाला भाग आधा जो भाग है, इसको हम कहते हैं सिग्माइड कोलोन। दोस्तों अब आइए हम देखते हैं पाचन की प्रक्रिया कितने चरणों में होती है। पाचन की प्रक्रिया, दोस्तों पाचन की प्रक्रिया के 4 चरण हैं। पहले चरण को हम कहते हैं इंजेशन। इंजेशन, इंजेशन का मतलब होता है कि जब हम भोजन को खा लेते हैं, जैसे हम भोजन को अंदर इंटर करते हैं, तो उसी को कहा जाता है इंजेशन। भोजन को ग्रहण करना ही इंजेशन कहा जाता है, ग्रहण करना। दूसरा चरण होता है दोस्तों आपका डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब है कि भोजन को ग्रहण करने के बाद जो इसमें पूरी पाचन की प्रक्रिया होती है, उसको कहा जाता है डाइजेशन, पाचन की प्रक्रिया। उसके बाद तीसरा चरण आपका है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि जब भोजन पच जाने के बाद, जब इस छोटी आंत के, हमने बताया था कि यहाँ पे विली नाम की एक संरचना होती है, इस विली नाम की संरचना के द्वारा पचे हुए भोजन में जो विटामिन होते हैं, जो प्रोटीन होते हैं, जो फैट होते हैं, उसका यहाँ से एब्जॉर्प्शन किया जाता है। लेकिन उस पचे हुए भोजन में जो पानी होता है, उसका एब्जॉर्प्शन आपके बड़ी आंत के द्वारा किया जाता है। तो ये एब्जॉर्प्शन अर्थात अवशोषण करना जो है, अवशोषण करना, ये आपके तीसरे चरण के अंतर्गत आ जाता है। चौथा चरण आपका होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, दोस्तों एसिमिलेशन का मतलब होता है कि पाचन तो हो गया, शरीर में पाचन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, लेकिन एब्जॉर्प्शन के बाद जो हमको पोषक तत्व प्राप्त हुआ है, वो शरीर के किस भाग को चाहिए, उसका निर्धारण जो है एसिमिलेशन के अंतर्गत किया जाता है। इसमें आपका लीवर और पेनक्रियाज जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें आपका लीवर और पेनक्रियाज बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें दोस्तों क्या होता है कि ये दोनों डिसाइड करते हैं कि शरीर के किस भाग को क्या पोषक तत्व चाहिए। जैसे अगर हमने खाने में कैल्शियम खाया है, जैसे मान लीजिए कि अगर हमने खाने में कैल्शियम खा लिया है, कैल्शियम की चीजें खाई है, तो दोस्तों इस कैल्शियम को ये लीवर और पेनक्रियाज डिसाइड करेंगे कि इसको कहाँ जाना है। तो दोस्तों कैल्शियम को जो है हड्डियों तक पहुंचाने का काम जो है, ये आपका लीवर और पेनक्रियाज करते हैं। इसी को कहा जाता है एसिमिलेशन। अब जैसे कैल्शियम को हम खून में नहीं पहुंचा सकते हैं, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। अब जैसे अगर हमने आयरन वाली कोई चीज खाई है, तो आयरन वाली चीज को वो रक्त तक पहुंचाने का आदेश जो है, वो आपका ये दोनों शरीर के पार्ट करते हैं। इसी को कहा जाता है एसिमिलेशन। और 5वां पार्ट होता है दोस्तों डिफेक्शन। डिफेक्शन अर्थात मल को त्याग देना। तो दोस्तों हमने देखा कि पाचन की प्रक्रिया में जो है वो आपके 5 चरण होते हैं। पहला चरण है आपका इंजेशन। इंजेशन का मतलब है कि भोजन को खा लेना। उसके बाद डाइजेशन का मतलब है कि भोजन का पाचन हो जाना। एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि पचे हुए भोजन में जो पोषक तत्व है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाए।
और एसिमिलेशन का मतलब यह होता है कि पैनक्रियाज और लीवर ये डिसाइड करते हैं कि जो बचे हुए भोजन में जो पोषक तत्व हैं वो शरीर के किस भाग को चाहिए, इसका निर्धारण करना जो है वो एसिमिलेशन कहलाता है। इसके बाद सबसे अंत में आपका डिफेक्शन आ जाता है। डिफेक्शन का मतलब होता है मल को त्याग देना। तो दोस्तों ये रहे आपके पाचन के चरण। इसके बाद दोस्तों हमने आपको पहली क्लास में बताया था कि हमारा पाचन जो है वो 2 भागों में कंप्लीट होता है। पहले को हमने एलिमेंट्री कैनाल कहा था, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरे पार्ट को हमने ग्लैंड कहा था। तो दोस्तों एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत आपने सब कुछ देख लिया है और इसी के अंतर्गत हमने ग्लैंड्स को भी पढ़ लिया है। लेकिन यहाँ पे हम आपको रिवाइज करवा देते हैं। जैसे ग्लैंड में सबसे पहला ग्लैंड था आपका सलेवरी ग्लैंड। दोस्तों इस ग्लैंड से जो है 4 प्रकार के एंजाइम रिलीज होते थे। पहला था आपका लाइसोजाइम, उसके बाद आपका टाइलिन था, डाइजेस्ट, फिर आपका म्यूलिन था। तो दोस्तों यहां हमने आपको बताया था कि ये जो लाइसोजाइम होता है वो भोजन में उपस्थित जो खतरनाक बैक्टीरिया होते हैं उसको ये मार देता है। टाइलिन और डाइजेस्ट ये स्टार्च का पाचन करते हैं और फिर ये म्यूलिन जो है वो भोजन को चिपचिपा बना देता है। इसके बाद दोस्तों जो आपकी दूसरी ग्लैंड थी वो था आपका स्टमक का पाइलोरिक वाला भाग, पाइलोरिक। मैंने आपको बताया था कि स्टमक के 3 पार्ट होते हैं, जिसमें कि पहले को हमने कार्डियक कहा था, कार्डियक, दूसरे को हमने फंडिक कहा था और फिर तीसरे को हमने पाइलोरिक कहा था। तो इस पाइलोरिक वाले भाग से जो है गैस्ट्रिक जूस निकलता है, गैस्ट्रिक जूस, जिसमें कि आपका एक रेनिन होता है और एक होता है पेप्सिन। दोस्तों ये रेनिन जो है वो दूध को दही बनाता है, अर्थात दूध में उपस्थित जो केसिन प्रोटीन होता है उसका पाचन आपका ये रेनिन करता है, और पेप्सिन जो है वो प्रोटीन का पाचन करता है जो हम भोजन के साथ प्रोटीन खाते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका पैनक्रियाज था। पैनक्रियाज से हमने बताया था कि 3 प्रकार के एंजाइम रिलीज होते हैं। तीसरा आपका था पैनक्रियाज। पैनक्रियाज से मैंने बताया था कि 3 प्रकार के एंजाइम रिलीज होते हैं। पहला था आपका लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, जिसमें कि आपका लाइपेज जो है वो वसा का पाचन करता था, एमाइलेज वो आपका स्टार्च का पाचन करता है और ट्रिप्सिन वो प्रोटीन का पाचन करता है। दोस्तों पैनक्रियाज से ये 3 एंजाइम रिलीज हुए थे जो कि आपके पाचन में सहायक होते थे। इसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो छोटी आपका डिओडिनम वाला भाग होता है, डिओडिनम से आपके 2 एंजाइम रिलीज हुए थे, जिसको कि हमने कोलेसिस्टोकाइनिन कहा था, कोलेसिस्टोकाइनिन। ये एंजाइम इस गाल ब्लैडर को पित्त छोड़ने के लिए आदेश देता है, जिससे कि भोजन आपका वो बेसिक हो जाए अर्थात क्षारीय हो जाए। दूसरा यहां से निकला था सिक्रेटिन। सिक्रेटिन एंजाइम जो है वो इस पैनक्रियाज को आदेश देता है कि आप अपने तीनों एंजाइम छोड़ दीजिए, अब भोजन यहां आने को तैयार है, ताकि उसका पाचन ढंग से किया जा सके। इसके बाद दोस्तों हमने छोटी आंत के जेजुनम वाले भाग से आपको बताया था। जेजुनम वाले भाग से हमने बताया था कि यहां से आपका इरप्सिन निकलता है, इरप्सिन जो कि प्रोटीन का पाचन करता है। हमने आपको यह बताया था कि प्रोटीन का पाचन शरीर में 3 जगह होता है, क्योंकि प्रोटीन शरीर में बहुत ही कठिनता से पचता है। स्टमक से निकला था आपका पेप्सिन, पैनक्रियाज से निकला था ट्रिप्सिन, आपके छोटी आंत के जेजुनम वाले भाग से निकला था आपका इरप्सिन। दोस्तों ये तीनों जो है मिलकर प्रोटीन का पाचन करते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका ग्लैंड वाला भाग, यहां से इतने ही पूरे एंजाइम रिलीज होते हैं और ये क्वेश्चन में जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको ढंग से पढ़ भी लीजिएगा और इसको एक नोट्स बना के आप लिख भी लीजिएगा। दोस्तों अब आइए देखते हैं इसके आगे। दोस्तों हमने आपको बताया था कि जो हमारे शरीर में फैट होता है, फैट का पाचन कठिनता से होता है। दोस्तों फैट अर्थात वसा, फैट सबसे पहले टूटता है ग्लिसरॉल में, उसके बाद ये टूटता है फैटी एसिड में। जब ये फैटी एसिड में टूट जाता है तब इसका पाचन होता है। तो अर्थात फैट के पाचन के जो है वो 3 चरण होते हैं। फैट पहले टूटेगा ग्लिसरॉल में, ग्लिसरॉल के बाद फिर फैटी एसिड में टूटेगा। इसके बाद आपका दूसरा होता है प्रोटीन।
दोस्तों प्रोटीन का पाचन सबसे कठिनता से होता है, मैंने आपको बताया था। जैसे अगर हम मीट खाते हैं, मीट में आपका वसा पाया जाता है, लेकिन जो हम दाल खाते हैं, दाल में प्रोटीन पाया जाता है। तो प्रोटीन सबसे पहले टूटता है पेप्टोन में, पेप्टोन से ये टूटता है पेप्टाइड में, और फिर ये टूटता है आपका अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड में। तो दोस्तों इसका जो पाचन है वो 4 चरण में होता है। पहले प्रोटीन होता है, प्रोटीन से आपका बनता है पेप्टोन, पेप्टोन से पेप्टाइड, फिर आपका होता है अमीनो एसिड। दोस्तों प्रोटीन को पेप्टेज में ये आपका पेप्सिन एंजाइम चेंज करता है। पेप्सिन, पेप्सिन का काम होता है कि वो प्रोटीन से पेप्टोज में इसको तोड़ता है, उसके बाद पेप्टोज से पेप्टाइज में इसको तोड़ता है आपका ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम, और फिर पेप्टाइड से अमीनो एसिड में तोड़ता है आपका इरेप्सिन। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि पूरे शरीर में प्रोटीन का पाचन 3 एंजाइम मिलकर करते हैं। प्रोटीन से पेप्टोज ये आपका पेप्सिन तोड़ता है, पेप्टोज से पेप्टाइड ट्रिप्सिन, और उसके बाद पेप्टाइड से अमीनो एसिड आपका इरेप्सिन तोड़ता है। दोस्तों पूरे शरीर में जो डाइजेशन का समय होता है, अर्थात जब हम एक बार खाना खा लेते हैं तो उस भोजन का पाचन होने में करीब 6 घंटे का समय लगता है। तो इसलिए अगर हम एक बार खाना खा ले तो 6 घंटे तक हमें कुछ भी नहीं खाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कुछ थोड़ा बहुत खा सकते हैं, बीच में पानी पी सकते हैं, लेकिन एक बार के खाने के बाद दूसरे बार के खाने के बीच में कम से कम 6 घंटे का अंतराल जरूर होना चाहिए, जिससे कि आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम करता है। तो दोस्तों ये रहा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, आज कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम अगली क्लास में शुरू करेंगे रेस्पायरेशन सिस्टम को, रेस्पायरेशन को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करिए, ताकि ये क्लास जो है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।